अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, आज एक अहम लेजिस्लेशन होने जा रही थी सेनेट में। राना सनाउल्लाह साहब का पेश करदा बिल ड्रॉप कर दिया गया और इस पर ख़ुद हुकूमती जो सैनेटर्स थे उन्होंने भी इख्तिलाफ़ किया और कहा कि वो इसके बिल्कुल भी तायद नहीं कर सकते। ये बिल क्यों ड्रॉप हुआ इसके ऊपर बात होगी, साथ ही साथ बात करेंगे कि कुछ पुराने मुर्दे आजकल उखड़ रहे हैं, नई नई कहानियां सामने आ रही हैं कि 2019 में क्या हुआ, किस तरह से पीटीआई की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया या ख़त्म करने की ऑफ़र्स की गई। तो काफ़ी सारी नई नई स्टोरीज़ आजकल हमारे सामने आ रही हैं, कितनी इसमें सदाकत है और इस वक्त इन स्टोरीज़ के सामने लाने का क्या मकसद हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन तमाम बातों से ज़्यादा अहम बात यह है कि मुल्क में अफसोसनाक हद तक एक नई दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है और इस वक्त हमने देखा है कि एक बड़ा दहशतगर्दी का इवेंट हुआ है बाजौड़ में, जहां पर JUI-FA के वर्कर्स कन्वेंशन में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है दहशतगर्दी के नतीजे में, जिसके नतीजे में 40 के करीब अफराद जाँ बहक हुए हैं। 100 के करीब अफराद बताए जा रहे हैं कि ज़ख्मी हैं और ये हो सकता है कि खुद कुछ धमाका हो, लेकिन जो भी इसकी तहकीकात होंगी वो तो हम आपको अपडेट करते ही रहेंगे। लेकिन ये जो एलिमेंट है कि दहशतगर्दी फिर से हमें नज़र आ रहा है कि पनप रही है, सर उठा रही है, जड़ें पकड़ रही है, ये कितनी अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए। मैं चाहूँगी सबसे पहले हम आज प्रोग्राम में इसी के हवाले से बात करें और फिर बाकी मौजूद तरफ चलेंगे। पहले इमरान साहब आपकी तरफ आते हुए, सर ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और सब ने इसकी मजम्मत की है, करनी भी चाहिए, लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है, ये क्यों कर दोबारा से दहशतगर्दी इस तरह हमें मुनज़्ज़म होती नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर KP के कुछ इलाके और बलूचिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, बात ये है, सीधी सी बात है कि दहशतगर्दी जहाँ भी हो, KP हो, बलूचिस्तान हो या कोई भी मुल्क का हिस्सा नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी जहाँ हो, वो काबिल मज़म्मत है, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। लेकिन अब ये देखें मामला कि इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की, और जिस तरह से आप देखें कि अस्करी इदारों की तरफ से पिछले चंद दिन में या पिछले चंद हफ्तों में इस बात का बड़ा ज़िक्र भी किया गया है कि मुल्क में जो हैं हालात कुछ ठीक नहीं है और सिक्योरिटी कंसर्न भी शो किए गए हैं। ऐसी सूरत हाल में इस तरह का धमाका हो जाना और इतनी जानों का चले जाना, ये ख़ुद एक बहुत सारे सवाल लिए हुए। आप देखें बाजौर में ये को पहली दफ़ा नहीं हुआ। आपको याद होगा कि बाजौर में ही 2000 के अवाइल में एक जब मदरसे पे जब ड्रोन हमला हुआ था और उसमें 80 के करीब बच्चे जो हैं वो भी जाँ बहक हो गए थे। तो उसके बाद आज ये जो वाक़या हुआ है वो भी उसमें 40 के करीब लोगों के जाँ बहक होने की इतलात है और वहाँ पे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके मुताबिक इस बात के ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ख़ुद कुछ हमला था और वहाँ से मौके से बॉल बेरिंग और ऐसी चीज़ें भी बरामद होने की इतलात है। अब मामला ये है कि जिस तरह से भी हुआ, ये क्या दुश्मन जो है फिर पाकिस्तान में अमन जो बड़ी मुश्किल से कायम हुआ है उसकी सबोताज करने की कोशिशों में है, या हमारे यहाँ जो सियासी अमल है उसको रोकने की कोशिश है, या इन सारी चीज़ों के ये बहुत से सवालात लिए हुए हैं। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तमाम जो हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, सियासी जमातें हों या जितने भी इदारे हैं, उन सब को मिल के इस पे ना सिर्फ सोचना चाहिए मिल बैठ के, बल्कि इस पे काम भी करना चाहिए और ताकि दुश्मन को कोई ऐसा मौका ना मिले कि इस तरह की घिनौनी कार्रवाई फिर दोबारा भी कोई हो सके। और आज मैंने ये चीज़ भी देखी कि तमाम ही पार्टीज़ के जो लीडरान हैं और रहनुमा हैं उनकी जानिब से इस पर सब मजम्मत इसकी कर रहे थे और विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स कर रहे थे। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि कुछ दहशतगर्दी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर सबको यकजुबान होना चाहिए, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। इस पे सियासत होनी नहीं चाहिए और इस पे देखें वज़ीर आज़म ने भी मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया है और इसकी मजम्मत भी की है, अफसोस भी किया है। जमीयत उलमा इस्लाम जो है, देखें इसका सियासत में, मुल्की सियासत में बड़ा एक किरदार है, आप उसके किरदार को फरामोश नहीं कर सकते। और फिर ख़ास तौर पे KP को लेके, बलूचिस्तान को लेके वहाँ पे उनका किरदार मज़ीद बढ़ जाता है। ये अच्छी बात है कि तमाम सियासी जमातों ने ना सिर्फ इसकी मजम्मत की है बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम के साथ यकजहती का इजहार भी किया। चौधरी साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है सर, ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं ये क्यों कर दोबारा से रूनुमा हो रहे हैं
और आपको क्या नज़र आता है, क्या वाकई खुदा न खास्ता अब हम फिर देख रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील की तरफ जा रही हैं, आगे इलेक्शंस होने हैं? पहले 2 सूबों में जब इलेक्शंस होने थे तब भी कुछ वाक़यात इस तरह के देखे, अब हम फिर एक सियासी अमल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो फिर ये वाक़यात हमें नज़र आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि खुदा न खास्ता ये हमारे सियासी अमल को भी सबूताज करने की कोशिश हो सकती है? समीना, सबसे पहले तो जमीयत उलमा इस्लाम उनकी क़यादत से ये जो अंदोनाक हादसा हुआ है इस पर बहुत ज़्यादा हम गम का इजहार भी करते हैं, और जिस तरह से सियासी कारकुनान वहाँ पे शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, ये किसी भी तौर पे सियासी मामलात में दहशतगर्दी की जो है बिल्कुल सपोर्ट नहीं की जा सकती है। खुशाइन बात यह है कि तमाम सियासी जमातों, इवन उनकी जो स्टॉन्च अपोनेंट पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने भी इसकी मजम्मत की है। बात यह है जी कि ये जो मामलात है दहशतगर्दी के, इसको जो सरहद पार की सिचुएशन है उसको देख के आप अगर इसको एनालिसिस करें तो तब आपको ये समझ में आ जाती है कि वहाँ पे जो टीटीपी है खासकर, या टीटीपी के कोई और नए फैक्शंस आ गए हैं सामने, वो जो है वो सियासी अमल को कोई अडॉप्ट नहीं करते या उसको वो समझते नहीं है कि उनका क्या है। जिस तरह से आज ये धमाका हुआ, ये तो सारे पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनको ये पैगाम है ना कि इलेक्शन के दौरान आप जो है कैंपेन कैसे कर पाएंगे, और जिस तरह से इसको टारगेट किया गया, जिस तरह से इस सारे मामले को, हालांकि जमीयत उलमा इस्लाम की अफगानिस्तान के पुरानी मतलब नई बात नहीं है, उनके वहाँ पे ताल्लुकात हैं, उनकी वहाँ पे मामलात हैं और वो बड़ा समझते हैं इस मामले को, इस चीज़ को। उनके जलसे में धमाका होना ये काफ़ी ख़तरनाक बात है, और इसलिए आप देखें कि बैनुल-अक़वामी जो है वो भी रद्द-अमल आ रहा है इस पे शदीद किस्म का, और इलेक्शनों में इस किस्म के इलेक्शनों से पहले ये मामलात होना, इससे जो है वो एक खतरा तो पैदा होता है, लेकिन दुआ ये है कि अल्लाह ताला तमाम मामलात को जो है वो सही रखे ताकि मुल्क एक जमहूरी ट्रांजिशन जो है हो सके। समीना, एक और भी बात है इसमें कि आप ये देखें कि जिस तरह चोई साहब कह रहे थे कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो हैं वो तालिबान के साथ भी माजी में बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और उनका बड़ा आपस में एहतराम का रिश्ता भी रहा है, लेकिन ये मामला है कि टीटीपी के जो बागी ग्रुप हैं उनका दाइश के साथ और जो इस तरह की दहशतगर्द तंजीमों के साथ जो रवाबित हैं उसको भी आपको ज़हन में रखना होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो लोग नहीं चाहते, जो ग्रुप्स नहीं चाहते कि मुल्क में अमन हो, पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान में जमहूरियत फले फूले, वो सारे जो ग्रुप्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल ये चीज़ अपनी जगह मौजूद है और हम उम्मीद भी करते हैं, और ये यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार इदारे हैं उनकी तरफ भी सब लोग देख रहे हैं कि वो किस तरह से इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं और इनके बेखकनी की जाती है। लेकिन बहरहाल हम बिल्कुल ताज़ियत भी करते हैं JUIF से, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में अमन को कायम रखे और इस किस्म के हमें मज़ीद वाक़यात ना देखने पड़े। आगे बढ़ते हैं जी, और जैसे मैंने कहा कि दहशतगर्दी को रोकने के लिए कुछ कानून साजी की भी बात हो रही थी, और अब एक पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल जो था वो राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से पेश किया गया सेनेट में, लेकिन जो बेशतर हुकूमती अराकीन थे उन्होंने भी इसकी इवन मुखालिफत कर दी और फिर उसके बाद ये बिल ड्रॉप कर दिया गया चेयरमैन सेनेट की जानिब से। इमरान साहब, इस पे ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये था कि ये बेसिकली PTI को टारगेट करके जो है बिल बनाया गया है, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने कहा कि PTI हो या कोई भी सियासी जमात हो उसको इसके नरगे में नहीं आना चाहिए, और इसलिए फिर खुद हुकूमती जो सेनेटर्स थे उन्होंने भी इसको अपोज किया। तो क्या कोई कंसेंसस के बगैर ही इस बिल को टेबल कर दिया गया था? समीना, देखें सीधी सी बात है, इस तरह का कोई भी बिल सिर्फ यही नहीं कि पुरतशद्दुद जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के लिए हो या इस तरह का, मैं समझता हूँ कि जब आप कोई भी कानून साजी करते हैं और इस तरह के बिल पेश करते हैं तो उस पर कंसेंसस होना चाहिए। कंसेंसस ना भी हो तो कम से कम डिस्कशन ज़रूर होनी चाहिए ताकि जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उसकी इनपुट आ जाए और सबको पता हो कि किसको इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है क्या नहीं। अब ये देखिए, आज इस तरह से इस बिल का पास ना हो सकना बल्कि ड्रॉप होना खुद हुकूमत के लिए बड़ी सुबकी का बायस है।
अगर हुकूमत महसूस करे तो ये बड़ी बेइज्जती का काम है कि ये उनकी वज़ीर दाखिला की तरफ से, वफाकी वज़ीर दाखिला की तरफ से एक बिल पेश किया गया और वो चेयरमैन सेनेट जो हैं उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया। और उसकी वजह ये हुई कि सिर्फ पीटीआई के सेनेटर्स ही नहीं, पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स और ख़ुद मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स या पीडीएम की जमातों के सेनेटर्स, उन्होंने भी उसकी मुखालफत की। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स का तो उस तरह से मैंने कोई नाम नहीं देखा, लेकिन जमात इस्लामी और नेशनल पार्टी, उसके साथ साथ इरफान सिद्दीकी साहब, देखिए वो पीएमएलएन के वो हैं, उनकी तरफ से वो अपोज मैं यही कह रहा हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब जो है मुस्लिम लीग नून के हैं। अच्छा, और गुमनाम नहीं है इरफान सिद्दीकी साहब, मियां नवाज शरीफ जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के, उनके इंतहाई करीबी साथियों में शुमार होते हैं। तो इन तमाम लोगों की तरफ से इसका मुखालफत इस बिल की करना ये बहुत कुछ जाहिर करता है। और अगर हुकूमत ने इसी पे मशवरा कर दिया होता तो आज ये ना होता। दूसरी बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस तरह का कोई भी ऐसा बिल जिससे 1% भी ये शक पैदा हो या गुंजाइश निकले कि ये किसी एक सियासी जमात को, किसी एक गिरोह को या किसी एक फ़र्द को कैटर करने के लिए या उनको उनकी कार्रवाई जो है वो रोकने के लिए या उनको सियासत से ज़हन में रखकर जो है वो किया गया, वो उसकी कभी भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन इमरान साहब, पिछले दिनों तो जितनी वैसे कानून साजियाँ हुई हैं उनसे तो ये 1% भी शक ना हो, लेकिन उनमें तो बहुत ज़्यादा ये एलिमेंट ऐसा नज़र आता था कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पर्सन स्पेसिफिक कानून साजियाँ हुई हैं। लेकिन मीनवाइल, इससे पहले कि मैं चौधरी साहब की तरफ जाऊँ, हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज़कियाकार रज़ा अहमद रूमी साहब ने। उनसे जानते हैं कि जी वो क्या समझ रहे हैं कि ये सारी कानून साजियाँ किस तरफ लेकर जा रही हैं मामले को। रूमी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी मैं, जो आज सेनेट में हुकूमत को सुबकी का एक तरह से सामना करना पड़ा है कि अपना ही पेश करदा बिल उनका वो ड्रॉप हो गया, तो ये क्यों ऐसा हुआ? क्या कंसेंसस नहीं है हुकूमत का इस पर कि जी क्या लेके आ रहे हैं बिल, और किस तरह से जो अपनी ही इत्तेहादी जमातें वो अपोज कर रही हैं इसको? देखिए, ये बहुत उजलत में लाया गया बिल और उसके ऊपर डिबेट भी सही तरह नहीं हुई, और यही वजह है कि जो इत्तेहादी जमातें उन्होंने भी इनकार कर दिया इस बिल को मंजूर करने से। और क्योंकि देखिए, इसमें अगर आप देखें इस बिल को गौर से देखें तो ये बहुत ही क्लियरली एक एफर्ट थी पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगवाने के लिए, उनको एक वायलेंट और यानी मुतशद्दिद इंतहा पसंद जमात करार देकर उन पर पाबंदी आयद करने का जो था इम्कान। लेकिन वो सिर्फ फिर पीटीआई पे बात खत्म नहीं होती ना, फिर बाकी जमातों ने देखा कि कल कलां को तो वो भी इसमें रगड़ी जाएंगी। कोई भी जमात जो है वो मुस्तकबिल में उसके ऊपर कुछ नजला गिरे या उसको फिक्स करना हो तो फिर ये कानून का गलत इस्तेमाल हो। तो यही वजह है कि हुकूमत को सुबकी हुई, और ये इससे यही नतीजा निकलता है कि अब आप जा रहे हैं, 8 दिन रह गए हैं, आपको चाहिए कि अब आप आराम से इज्जत से घर जाएं और अगले इलेक्शन केयर टेकर गवर्नमेंट को आने दें। अगली असेंबली आएगी, वो कानून साजी करेगी। आपको क्या इतनी उजरत पड़ी हुई है ये कानून साजियां करने की? और वैसे भी ये तरीका ठीक नहीं है। पाकिस्तान में जमातों के ऊपर पाबंदी जो है वो पहले भी लगी है, कोशिश की गई है उनको बंद करने की, लेकिन वो दोबारा सियासी जमातें जो है वो जिंदा रहती हैं, वो सिर्फ कानूनी पाबंदियों से नहीं खत्म होती। ये तरीका कार गलत है। जी, आपने अभी रूमी साहब जिक्र किया कि आगे निगरान सेटअप आना है, इलेक्शंस में जाना है, तो इस पर भी आपकी खबर क्या है? क्योंकि इस वक्त कोई हम 100-200 निगरान वज़ीर आज़मों के नाम सुन चुके हैं, लेकिन अभी तक काफ़ी इस पे कंफ्यूजन बरकरार है। इतना ज़्यादा इस पर इस दफ़ा फोकस हुआ है निगरान सेटअप के ऊपर, फिर इसके लिए जो निगरान वज़ीर आज़म को जिस तरह से एम्पावर किया गया एक और कानून साजी में, ये सब क्या आपको पता दे रही हैं चीज़ें? जी देखिए, ये इस तरह से है मामला कि ना दर हकीकत कानून तो बड़ा क्लियर है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो नाम देती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने नाम जो है वो पब्लिक में नहीं लाए। सिर्फ ये इसमें कोई शफाफियत नहीं है, और जितनी सीक्रेसी रखते हैं फिर उतनी जितने मुंह उतनी बातों के मिज़दाक जो है, यही वजह की कंफ्यूजन पड़ी हुई है। लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में ये मामला भी तय हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है। और जो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया है वो हुकूमती जमातों की तरफ से जो ऐलान है कि उनको एक सियासी कैंडिडेट चाहिए, ना कि गैर सियासी या टेक्नोक्रेट। माजी में आप देखें ना, तकरीबन सारे ही टेक्नोक्रेटिक किस्म के
निगरान वज़ीर आज़म लगते रहे हैं, जिनका के किसी एक्टिव सियासी जमात से या ज्यादातर रिटायर्ड जजेस को प्रेफर करते रहे लोग। जी, रिटायर्ड जजेस को, और भी अभी जैसे हफीज शेख का नाम आ रहा था जो कि साबिक वजीर खजाना है, कई हुकूमतों में रह चुके हैं, और यही कहा जा रहा था कि इकोनॉमिस्ट होंगे, तो इसी वजह से PMLN ने इसहाक डार का नाम फ्लोट कर दिया। तो ये भी इस वक्त एक मसला बना हुआ है, क्योंकि इसमें जो एक अनसर्टेनिटी है वो ये है कि अभी ये नहीं मालूम कि इलेक्शन वाकई ही में 3 महीने में होंगे, या जैसे पिछले साल हमने देखा कि 2 असेंबलियां डिसॉल्व होने के बावजूद इलेक्शन नहीं हो सके, कि वो आगे चले जाएंगे। अगर आगे जाते हैं तो फिर ये सियासी पार्टी तो इसी साल में देखा था। रज़ा रूमी साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह आप इस दफा बहुत ताखीर के बाद हमारे प्रोग्राम में आए हैं, क्या इलेक्शन, आपकी खबर क्या है कि इलेक्शन भी उतनी ताखीर से ही होंगे या वक्त पे हो जाएंगे? नहीं, जितनी मैं ताखीर से आया हूँ तो अल्लाह ना करे कि इतनी ताखीर हो, 8-10 दिन ऊपर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि इलेक्शंस में ताखीर बिल्कुल हो सकती है। इसकी जो सुनगिन आ रही है, जैसे कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात में एक कानून के जरिए इजाफा किया गया है, उससे तो वाज़े हो जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, यानी कि कोई प्लान ऐसा है कि अगर जरूरत पड़े तो निगरान हुकूमत से कुछ देर काम चलाया जाए और इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फायज ईसा, वो कतन जो है वो बहुत ताखीर की इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो इसकी तौसीक करवाना पड़ेगी, और वहां पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा हुकूमत, निगरान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो इस वजह से ये मोस्ट लाइकली अपने टाइम पर ही होंगे, लेकिन आपको पता है जो प्लानिंग करने वाले होते हैं वो तो फिर हर ऑप्शन खुला रखते हैं ना अपने सामने। जी, लेकिन ये भी तो एक बात है कि रूबी साहब, उस वक्त तक ये भी देखना होगा कि सिर्फ अगर चेयरमैन PTI को मामलात उनके सेटल हो जाते हैं, सेटल मींस के जो नाअहली हो जाए या गिरफ्तारी हो जाए, तो फिर आपको लगता है कि ये हुकूमत कंफर्टेबल होगी, यानी उस वक्त तो हुकूमत नहीं होगी, ये पार्टीज कंफर्टेबल होंगी इलेक्शंस में जाने के लिए? देखिए, आप पार्टीज का क्यों नाम ले रही है, पार्टीज तो खुद उम्मीदवार होंगी। साफ कहिए ना, जो है वो कंफर्टेबल होगी कि नहीं होगी। जी बिल्कुल, फिर तो कंफर्टेबल हो जाएगी। अगर कासिम के अब्बा जो हैं वो जेल में होंगे और नाअहल हो चुके होंगे, या नाअहली की जो है करीब होंगे, या अपील में गए होंगे, तो फिर ये मामला थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि जब वो इंतखाबी मैदान में नहीं होंगे तो फिर उसका ये मतलब होगा कि उनके बहुत सारे वोटर्स और उनके बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो पता लग जाएगा कि भाई इनका तो कोई इक़्तिदार में आने का चांस नहीं है। तो जैसे हमारे यहाँ पंजाब में होता है, हवा फिर उलट रुख में चलती है, उलट डायरेक्शन में, तो फिर लोग भी उसी को देखकर, क्योंकि सारा मामला ये इशू ही पंजाब का है ना, वहाँ पे जो पार्टी जीतेगी उसी पार्टी ने इस्लामाबाद में हुकूमत बनानी है, तो फिर मामला ये आसान हो जाएगा। लेकिन अभी ये मामला अनक्लियर है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अदलिया माजी के बरक्स जो है अभी कोई ऐसे मूड में नहीं लग रही कि वो फिल फॉर इंस्टेंट किस्म की नाअहली करे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, और यही वजह है कि इलेक्शंस को आगे करने की जो एक पॉसिबिलिटी है उसको सामने रखा गया है। जी रज़ा रूमी साहब, लेकिन एक तरफ आप ये बात भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि नाअहली अगर हो भी गई तो फिर PTI का जो वोट बैंक है वो कंटेन किया जा सकेगा? जब नवाज शरीफ साहब भी नाअहल थे, इसके बावजूद भी PMLN ने अच्छी खासी नशिस्तें जीत ली थी। पंजाब में तो खैर वो बिल्कुल गवर्नमेंट भी इवन फॉर्म कर सकते थे, और वफाक में भी अच्छी खासी नशिस्तें थी उनके पास। जी तो अच्छी खासी, हम तो ये चाहते हैं कि PTI एज अ जमात जो है उसको भरपूर मौका मिले, उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन में। देखिए, जमहूरियत का ये कायदा है और ये जरूरी भी है कि सब पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और उनके कारकुनों को, उनके कैंडिडेट्स को हरासा ना किया जाए। लेकिन 2018 में अच्छी खासी सीट्स तो मिली थी, लेकिन हुकूमत तो खान साहब की बनी थी ना, तो इसलिए हुकूमत तो जिसकी बनती है फिर वही इक़्तिदार संभालते हैं और वही मुल्क को चलाते हैं। तो असल यहाँ पे हदफ ये है कि किसी तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो ना वापस इक़्तिदार में आए, और ये वाला टारगेट अचीव होना है और इसको अचीव किया जाएगा हर सूरत में। ये तो बहुत तयशुदा बात है, और भले इसके लिए इलेक्शन ही लेट करने पड़े। लेकिन जी चाहे इसके लिए मैं आपको ये भी बता दूं, चूंकि आपको मैं ये भी कह दूं, चाहे इसके लिए इलेक्शन लेट करने पड़े
या कुछ और इकदाम उठाने पड़े इंतहाई संगीन किस्म के, वो भी उठाए जाएंगे, क्योंकि इसकी कतअन जो है जो फैसला साज है वो ये फैसला कर चुके हैं कि किसी सूरत जो है उनको वापस नहीं आने देना। जी अच्छा रजा साहब, ये देखें कि एक अगर आप जिस तरह से फरमा रहे थे तो इसमें आप ये भी ज़हन में रखें कि 2018 में जो समीना का सवाल था कि मियां नवाज शरीफ तो नाअहल हो गए थे लेकिन मुस्लिम लीग नून ने तो काफ़ी सीटें जीत ली थी, तो उसमें यह भी था कि मुस्लिम लीग नून के पास ये भी ऑप्शन थी कि नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में शहबाज शरीफ साहब थे, हमजा शहबाज थे, मरियम नवाज थी, एक पूरी कैंपेन चला सकती थी। नहीं नाअहल तो थी, लेकिन यहाँ यह है कि चेयरमैन पीटीआई के बाद तो कोई उस तरह से शख्सियत नहीं है, कोई ऐसी उनके पास पर्सनैलिटी नहीं है जो उस तरह से वोट बैंक को इकट्ठा कर सके। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। असल मसला ही ये है तहरीक इंसाफ का कि अगर उनके चेयरमैन जो हैं वो पाबंदे सलासिल होंगे तो उसके बाद जो दूसरे नंबर पर हैं वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। वो तो यकीनन बड़े खुश होंगे कि अगर उनको ये मौका मिल जाए। आपको पता है वो पहले भी मौके के तलबगार थे, जब वो पीपल्स पार्टी में होते थे उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उनका कुर्राए फाल उनके नाम ना निकला। फिर उन्होंने बाद में पार्टी छोड़ दी और तहरीक इंसाफ में आ गए। अभी भी उनकी यही दिल में तो वो यही शायद उनके मुरीद मन्नतें मान रहे होंगे कि जल्दी जल्दी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी हो और ना अहली हो ताकि कुरैशी साहब का कुराए फाल उनके नाम पे निकले। लेकिन उनकी वो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का वोटर है वो चेयरमैन का वोटर है। ये याद रखिए कि चूंकि तहरीक इंसाफ की दो पहलू हैं। एक तो वो जो है एक सियासी पार्टी तो है, सो है रजिस्टर्ड पार्टी है, उसके हर जगह कुछ कैडर्स भी हैं, लेकिन वो एक अपने चेयरमैन की जात का भी वोट बैंक है। उनकी शख्सी करिश्मा और उनकी शख्सियत का जो सहर है उनके वोटर उसमें मुब्तला हैं। तो अगर वो वोट उनके नाम को देते हैं वो किसी और कैंडिडेट किसी और लीडर को नहीं देते। यही वजह है कि वहां पे नंबर 2 का जो फुकदान है उस पार्टी में, उसके बरक्स अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जिसको हम भी बुरा भला कहते हैं, उसका एक फायदा हो जाता है कि कोई ना कोई नंबर 2 नंबर 3 पे मौजूद होता है। लेकिन वहां पे नंबर 2 एक नहीं है ना, नंबर 2 भी तो कई है ना। अब 2 नंबर नहीं कहना, लेकिन अच्छा रूमी साहब मैंने 2 नंबर नहीं कहा रजा भाई, मैंने 2 नंबर नहीं कहा, मैंने इसलिए नंबर 2 कहा। लेकिन रूमी साहब ये जो नवाज शरीफ साहब की वापसी है ये भी एक बड़ा मौमा बनी हुई है, तो इस पर आपकी क्या राय है? नवाज शरीफ साहब क्यों वापस नहीं आ रहे? अब तो अपने भाई की हुकूमत भी खत्म होने जा रही है, इवन फिर भी वो वापस नहीं आए, तो इलेक्शन से पहले आ जाएंगे? जी मेरा जहां तक मेरी मालूमात हैं और इतलात हैं, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल वापस आएंगे। वो इलेक्शन से पहले आएंगे, वो सितंबर में आएंगे। सितंबर से पहले उन्हें खदशा ये है कि जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो उनको जेल वेल में ना डाल दें, उनकी कोई अबूरी जमानतों में रुकावट ना ले आए, तो इसलिए वो उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं कि सितंबर में वहां पे चेंज हो तो फिर वो आए पाकिस्तान। एक तो ये बात है, दूसरा वो ये भी देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत कौन सी बनती है। अगर तो ये बिल्कुल ही कोई टेक्नोक्रेट का नुमाइंदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा तो फिर तो खुद मियां साहब का भी मुस्तकबिल जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो वो इसको भी देख रहे हैं मॉनिटर। लेकिन ये बात तय है कि अगर इलेक्शन होते हैं और नून लीग की जो कैंपेन है वो मियां नवाज शरीफ ही चला सकते हैं। उनके अलावा इस वक्त नून लीग का भी जो हाल है ग्राउंड में, महंगाई की वजह से, उनकी नाकिस कारकर्दगी की वजह से, माशी मिसमैनेजमेंट की वजह से, तो उनको भी बहुत सेटबैक का सामना हो सकता है। रूमी साहब ये भी खबर है बहुत ज्यादा। ना एक बात याद रखें कि वो भी सितंबर के दूसरे हफ्ते के बाद आएंगे। हमने सबने अपनी अपनी फिक्स की हुई है डेट्स। लेकिन रूमी साहब जो एक खबर ये भी बड़ी है ज्यादा मार्केट में आजकल के इस्टेब्लिशमेंट और खुद PMLN में ज्यादातर, बाकी PDM नहीं लेकिन PMLN में और इस्टेब्लिशमेंट में निगरान सेटअप को लेकर के भी एक तनाव है या फासला है या फड्डा है, जो भी आप कह लें। तो ये आपकी क्या खबर है? कोई इस पे उलझन है? जी यहाँ पे बिल्कुल खबर बिल्कुल ये आपने सही कहा। मार्केट में जो खबर चल रही है बिल्कुल दुरुस्त है। 2 तरह के फड्डे हैं। एक फड्डा है इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के दरमियान। फड्डा ना कहिए यूं कहिए कि म्यूचुअल लैक ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि सियासी जमातें समझती हैं कि अगर कोई टेक्नोक्रेट आ गया जो कि
पसंद हो, मसलन हफीज शेख या इस टाइप के, पहले मोइन कुरैशी, इस तरह के लोग आते थे, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट कहीं इलेक्शन पोस्टपोन ही ना कर दे। जो इस वक्त हालात हैं और जिस तरह का मूड है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, वो कोई सख्त किस्म का मूड है, तो वो घबराते हैं कि कहीं ये ना हो कि हम इससे भी जाएं जो कुछ हमारे हाथ में आना है। तो इसलिए वो चाहते हैं कोई सियासी कैंडिडेट हो। नंबर 2, फड्डा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में भी तो याद रहे ना, 2 उम्मीदवार हैं इस वक्त वजीर आजम के। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब हैं जिनकी के 5 साल की नाअहली खत्म हो चुकी है कानून के मुताबिक, और दूसरे मौजूदा शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को साथ लेके चले हैं और उनसे बज़ाहिर खुश भी मालूम होती है, जिस तरह से वो तारीफें करते थकते नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने IMF की डील भी ले ली है जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न था एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो अब ये मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो है एक डिसएग्रीमेंट दिखाई देता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अल्टीमेटली जो फैसला है वो ही होगा और वो प्रिवेल करेगा। ये लेकिन एक और कैरेक्टर भी तो है बीच में रूमी साहब, वो राजा रियाज साहब का। हाँ, बस वो बस वो फिल्मों में कैरेक्टर एक्टर होते थे ना, अगले वक्तों में वो आते थे 2-3 मिनट के लिए, पेरेंट्स करके चले जाते थे, तो उनका भी यही हाल है। उनकी कोई लेकिन मेरा ख्याल है वैसे नाम जो राजा रियाज देंगे ना, जिधर से भी वो देंगे आया हुआ, तो वही शायद ज्यादा सबसे तगड़ा नाम होगा। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, उनको उन्हीं को नाम दिया जाएगा, उन्हीं के हाथों, उन्हीं के थ्रू आएगा। जी उन्हीं के थ्रू ये काम होगा। जी थैंक यू सो मच रजा रूमी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। रूमी साहब ने आज काफी अच्छे से आपके सामने रखी है अपना पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन चौधरी साहब की तरफ जाऊंगी। चौधरी साहब आप मौजूद हैं साथ? जी जी। अच्छा चौधरी साहब, मैं निकल ही गया लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा आपको जरा रेस्ट करने दें। सब समीना ने पूरी कोशिश की है। नहीं मैं तो रेस्ट के लिए दिया है टाइम। अच्छा चौधरी साहब, हम तो वैसे वो बिल के ऊपर बात कर रहे थे, वहीं से आप भी अपना कमेंट उस पर शामिल कर लें, फिर आगे जो हमारी डिस्कशन है वो काफ़ी पॉलिटिकल उस पर चली गई सिनेरियो पे। लेकिन ये जो बिल, आप समझते हैं कि ये एक अच्छा जेस्चर था इन तमाम सेनेटर्स का जो इवन हुकूमती पार्टीज से भी ताल्लुक़ रखते थे, कि उन्होंने अगर एक चीज़ को समझा कि ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, तो उन्होंने कम अज़ कम उसके खिलाफ एक स्टैंड लिया? नहीं, डेमोक्रेसी के खिलाफ है उस पर स्टैंड कोई सी ने नहीं लिया। अच्छा। ये सारा इनको पता लगता है कि ये कल जो मामला है वो उन्हीं के गर्दन में भी फंदा बन सकता है, तो ये सेल्फ सर्वर जो है ना, इनको ऑब्वियसली इस किस्म का बिल हो तो कोई भी हुकूमत जो है किसी भी पार्टी को उस पर करके तो वो तो बैन कर सकती है। और इस तरह के मामलात, ये तो PTI स्पेसिफिक बिल था ना जिस तरह से लाया गया, और पीपल्स पार्टी का इसमें मैं नहीं समझता कि कोई काबिल जिक्र किरदार है। हमेशा पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त की जो किरदार है वो बड़ा गैर जमहूरी है, और वो हर इस मामले के ऊपर वो आगे बढ़ के वो चाहते हैं कि हर चीज जो है वो जमहूरियत को बुलडोज किया जाए, और कोई भी वो 1-2 बंदे हैं उनके जो रखे हुए हैं, लेकिन उसके अलावा जो बतौर पार्टी है उनका हमेशा किरदार जो है वो एंटी डेमोक्रेसी है। इस वक्त में ये कोई उन्होंने जमहूरियत की खिदमत नहीं की। आज भी बिल के ऊपर जो उनके सेनेटर्स हैं उनका स्टांस जो है वो बिल्कुल सपोर्टिव था इस बिल का, लेकिन बाकी जो जमातें हैं उन्होंने इसको रियलाइज करते हुए ये कहा कि, और इसके साथ साथ मैं जो पहले भी बात कर रहे थे, ये PTI की जो सेनेटर्स हैं या जो इस वक्त मेंबर पार्लियामान बैठे हुए हैं उनका किरदार भी बड़ा अजीबोगरीब है। वो ना कोई हाँ करता है ना करता है, और इस पे वो बैठे रहते हैं। और कल भी जो है वो सेनेट में PTI ने कोई अपनी वो जो जमात है उस पर कोई कमेटी बिठाई है, और आज भी मासवा एक आधे के बाकी सारे जो सेनेटर्स हैं वो खामोश बैठे रहे हैं। तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके किरदार के ऊपर भी, कि ये जो अपोजिशन का किरदार है वो भी नहीं अदा कर रहे, और जहाँ पे पोजीशन लेनी होती है उसमें पोजीशन भी नहीं लेते। हालांकि ये जो मामलात है इसके ऊपर पोजीशन जो है वो तो लेना इनका फर्ज है, काम है। अपनी पार्टी की पोजीशन अगर मीडिया पे बैन है तो एक शख्सियत के ऊपर बैन ना, बाकी तो आप देखें वो कोई भी इनका सेनेटर नहीं बोलता, कोई भी इनका दूसरे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो भी नहीं बोलते, और किसी ऐसी बात पे भी नहीं बोलते जहाँ पे मामलात होने चाहिए। वो वैसे ही मेरा ख्याल है सामने आने से आजकल घबराते ही हैं कि लाइमलाइट में ना ही आए। लेकिन एक ब्रेक लेती हूँ मैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैंने जिक्र किया, ख्वाजा आसिफ साहब बड़े आजकल
इंकशाफात कर रहे हैं, वो क्या हैं, क्या सदाकत है इन इल्ज़ामात की भी और इन इंकशाफात की भी, और इस वक्त क्यों ये बातें हो रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ इंकशाफात शब्बर जैदी साहब ने भी किए हैं और उनकी बड़ी अहम पोस्ट थी PTI के दौरे हुकूमत में, लेकिन जिस तरह से वो माशी पॉलिसी के बखियो धेड़ हैं तो उससे क्या अंदाज़ा हो रहा है, इस पर भी बात करते हैं तफसील से आकर। हमारे साथ रहेगी नाज़रीन ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। शब्बर जैदी साहब जो कि FBR के चेयरमैन थे PTI के दौर में और माहिर मईशत हैं, आप सब उनको जानते हैं। उन्होंने अभी हाल ही में जियो TV के लिए शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में एक इंटरव्यू में काफ़ी चश्मकुशा इंकशाफात किए और उनका ये कहना था कि बहुत सारे मामलात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस वक्त हुकूमत थी तो बिल्कुल मुल्क दिवालिया होने के करीब था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हुकूमत चलती रहती तो शायद 5% वोट भी PTI ना हासिल कर पाती। और भी कई उन्होंने इंकशाफात किए कि किस किस तरह मुख्तलिफ सेक्टर्स को टैक्स जब वो लगाना चाहते थे तो उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ा, दबाव उनके ऊपर बढ़ाया गया वगैरह वगैरह। तो शब्बर जैदी साहब के इन इल्ज़ामात में किस हद तक सदाकत है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। आज ख़ास तौर पर इस सेगमेंट में मैं ज्वाइन करें मुज़म्मिल असलम साहब जो कि ख़ुद भी एक इकोनॉमिस्ट हैं और इसके साथ साथ साबिका हुकूमत के तर्जुमान भी थे वजारत ख़जाना के, तो वो इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज से क्लैरिफाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब, आपने आज प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। तो मुज़म्मिल असलम साहब, ये शब्बर जैदी साहब जो ये बात कर रहे थे कि जब हुकूमत चल रही थी 2019 की भी वो बात करते हैं कि बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के करीब था और इवन प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, फिर उन्होंने बताया, तो इस तरह की चीज़ें। तो ये इल्ज़ामात किस हद तक सही हैं उनके? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने बुलाया, और मैं जो हूँ तर्जुमान से पहले जो हूँ एक मईशतदान से ज़्यादा जो हूँ पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स में मेरा जो है ना 14-15 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है जी। अच्छा, कैपिटल मार्केट ऐसी चीज़ है जो आज से 1 साल आगे की जो है ना बारे में प्रेडिक्शन करना शुरू कर देती है, यानी स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। उससे ज़्यादा जो है ना कोई इन्फॉर्म नहीं होता। हुकूमत पाकिस्तान भी इतनी इन्फॉर्म नहीं होती, वो बाद में होती है। मार्केट पहले गिरने शुरू हो जाती है अगर बुरे दिन आने वाले होते हैं आगे ना, और मार्केट पहले ही बढ़ना शुरू हो जाती है अच्छे दिन आने से पहले। तो ये जो शब्बर जैदी साहब ने जो एक शोशा छोड़ दिया कि 2019 में पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया था, ये कोई सीक्रेट थोड़ी है कि जो उसको छुपाया जा सकता है। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी की अदायगी करनी है और अगर अदायगी नहीं कर सके तो आप डिफॉल्ट हैं, और वो दुनिया जहां में जो है उसका जो है शोर मच जाता है। और दूसरा, डिफॉल्ट पे नजर रखने के लिए एक इदारे होते हैं, आलमी इदारे, रेटिंग एजेंसी, जिसका अक्सर आप नाम आजकल भी सुनते होंगे, फिच, S&P, मूडीज वगैरह। वो जो है रेटिंग एजेंसी जो है वो किसी भी मुल्क की जो है फॉरेन रेटिंग को जो है डाउनग्रेड कर देते हैं, नीचे कर देते हैं अगर वो डिफॉल्ट हो रहा हो। जैसे कि अभी इस हुकूमत के आने के बाद 2 दफा रेटिंग डाउनग्रेड हुई। PTI की हुकूमत के जो 3.5 साल थे, PTI की हुकूमत के जो 3.5 साल थे, उसमें कभी भी रेटिंग डाउनग्रेड नहीं हुई, 3 दफा ऊपर हुई है। और जैसे ही PTI की हुकूमत गई तो रेटिंग डाउनग्रेड हो गई। तो ये एक सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। देखिए मुज़म्मिल असलम साहब, वैसे शुरू में मुझे याद है कि जब IMF का पैकेज लेने में थोड़ी ताख़ीर भी हुई थी, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इस तरह की तनकीद भी हो रही थी कि IMF का पैकेज नहीं ले रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, ताख़ीर हो रही है तो उसकी वजह से मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ भी जा सकता है। और फिर बाद में हमने देखा कि असद उमर साहब को भी हटाया गया वजारत ख़जाना से, हफीज़ शेख साहब आए, फिर मामलात उन्होंने भी IMF के साथ भी ठीक किए। तो क्या ये वही टाइम पीरियड तो नहीं है जिसका शब्बर जैदी साहब जिक्र कर रहे हैं कि उस वक्त पैकेज में नहीं थे, हम डील में नहीं था IMF की, तो इसलिए शायद कुछ खदशात थे? अगर उस टाइम पीरियड का जिक्र कर रहे हैं तो फिर तो निहायत ही उनका अहमकाना स्टेटमेंट था, क्योंकि पाकिस्तान ने IMF की डील से पहले $10 अरब सऊदी अरब, चाइना और UAE से सिक्योर कर लिए थे। और वो जो है IMF को जो है बर्फ पिघलाने के लिए बहुत बड़ा उसने काम किया था। तो ये अगर उस वक्त की बात कर रहे थे तो तब भी गलत कह रहे थे। हुकूमत के उस वक्त जब असद उमर छोड़ के गए थे, तकरीबन जो है $8 अरब ज़खायर थे, और PTI की जब जो हुकूमत में थ्रू आउट जो है $16-17 अरब जो है ज़खायर हैं। और जिस दिन आखिरी दिन हम हुकूमत छोड़ के गए उस दिन $10.8 अरब के ज़खायर थे।
तो वो 3.5 साल में पाकिस्तान की रेटिंग भी इम्प्रूव हुई, पाकिस्तान ने कोविड भी गुजारा, इंडिया ने हमला भी किया, कमोडिटी सुपर साइकिल को भी गुजारा, टिड्डी दल का अटैक भी गुजारा। पाकिस्तान की उस वक्त जो बॉन्ड की यील्ड थी वो 8% पे थी, आज वो है 80% पे। तो शबर जैदी साहब का इस तरफ एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो एक बगैर दलील के उन्होंने बात तो कह दी कि मैंने इमरान खान को कहा, इमरान खान ने जो असद उमर को फोन किया, असद उमर ने कहा आपको नहीं पता था ये बात। मतलब बच्चों वाली बातें, ये कोई पर्सनल फाइनेंस नहीं है मैडम। लेकिन ये बातें वो कर रहे हैं कि जो टैक्स उन्होंने लगाने की कोशिश की मुख्तलिफ सेक्टर्स में, तो हर जगह से उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ा। आप भी आखिर तो तर्जुमान थे पीटीआई की वजारत खजाना के, तो ये चीज़ें ये हकाइक पर मबनी है, इसी तरह से उन्हें मना किया जाता रहा, कॉल्स गई और जिस तरह से वो उन्होंने एक्सप्लेन किया इसको। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हुकूमत पाकिस्तान किसी भी शोबे में टैक्स लगाएगी ना, तो उनकी जो सामने से ना रद्द-ए-अमल आता है जिस पे भी टैक्स लगाती है। जब मैं तर्जुमान था ना, आप हैरान होंगे कि पोल्ट्री एसोसिएशन वाले आ जाते थे, आप हैरान होंगी कि सुनार आ जाते थे, सीमेंट एसोसिएशन वाले आ जाते थे, शुगर एसोसिएशन वाले आ जाते थे कि आप ये टैक्स क्यों लगा रहे हैं। तो ये तो एक मामूल का काम है। तो शब्बर जैदी साहब ने तो ये जो बात कर दी कि फलां एसोसिएशन वाले आ गए थे मेरे पास, तो क्यों नहीं आएंगे। अभी ये हुकूमत है, इन्होंने रिटेलर पे टैक्स लगाया, रिटेलर चले गए उठ के। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि पेट्रोलियम एसोसिएशन वालों ने हड़ताल की बात कर दी थी। तो वो मुझे तो उनकी बात ही नहीं समझ आई कि फलां मेरे पास आ गया था, फलां मेरे पास आ गया था। तो फिर वो किसके पास जाते, किसी फरिश्ते के पास जाते। सही। और उनसे ये पूछने वाली बात थी, देखें पिछले 5 सालों में पाकिस्तान का वाहिद साल है जिसमें टैक्स की ग्रोथ मनफी हुई थी, और वो पीरियड था जब शब्बर जैदी साहब FBI चेयरमैन थे। अच्छा। वाहिद पीरियड था। उन्होंने उल्टा जो है इतनी डिस्टॉर्शंस क्रिएट कर दी थी कि सिस्टम को चलना चाहिए था जिस तरीके से, जैसा टैक्स कलेक्ट करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। ठीक, लेकिन बाद में उन्होंने बड़े वजारती ट्वीट्स भी जारी किए और उसमें तो वो ये कह रहे थे कि मैंने ये बातें नहीं की, मैंने कोई पीटीआई की पॉलिसी पर तनकीद नहीं की। तो आपने वो इंटरव्यू देखा, आपको लगता है कि वो इंटरव्यू कुछ उसकी परसेप्शन गलत हुई है, परसीव, लेकिन बेसिकली तो वो सिस्टम की जो लूप होल्स थे उसकी निशानदेही कर रहे थे। देखिए बात यह है कि शब्बर जैदी साहब के लोगों ने हमारे ही ट्विटर हैंडल पे हमने देखा कि मुख्तलिफ हर महीने 2 महीने के फर्क से उनके कोई 10-12 इंटरव्यूज लगाए। उसमें कभी वो पीटीआई की तारीफें कर रहे हैं, कहीं उनका मूड खराब हो, उनके मूड स्विंग्स पे बातें होती है सारी। ठीक है। बात यह है कि ये जो है ना, जिस तरीके से उन्होंने अब किया है इस दफा, वो लोग ये कह रहे हैं कि वो किसी की ख्वाहिश पे किया उन्होंने। मैं इस पे ये इल्जाम उन पे नहीं लगाऊंगा। मैं ये समझता हूँ कि वो मूडी आदमी है, रवानगी में जो है ना वो उन्होंने बोल दिया, स्मगलरों के बारे में भी बोल दिया, उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए बारे में बोल दिया, उन्होंने दुनिया जहां के बारे में बोल दिया। ये मसले किसको नहीं पता, ये मसले तो आज से नहीं 50 साल से कोई शब्बर के दौर में वो खास हुए थे ये। तो लेकिन मुज़म्मिल साहब अभी करंट जो सिचुएशन है थोड़ी उस पर भी आप एनलाइटन करें हमें। ये जो अब हम देख रहे हैं IMF का एक स्टैंड बाय प्रोग्राम तो हमें मिल गया है, थोड़ा सा बेहतर हुआ था हमारा जो रुपया है, लेकिन अब थोड़ा सा फिर से डॉलर ऊपर गया है, तो ये चीज़ें अभी भी हैं। लेकिन अब हुकूमत काफ़ी अपने आप की एक वो सक्सेस स्टोरी बता रही है कि हमने डिफ़ॉल्ट से भी मुल्क को बचा लिया, रुपया भी स्टेबल हो गया है और हम अब सही डायरेक्शन में मुल्क चल पड़ा है। तो आप भी इसी तरह फोर्सी कर रहे हैं इसको? देखिए अगर एकदम तूफानी बारिश हो और उससे पूरी फसल उजड़ जाए और उसके बाद जो है तूफान थम जाए और कोई वहाँ पे ये कहे कि देखे जी अब जो है ना अब मजीद फसल नहीं उजड़ी, तो उजड़ी हुई फसल के ऊपर आप क्या बात करेंगे। अभी जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, आपने देखा कि जिस दिन IMF प्रोग्राम आया उसके बाद 270 तक डॉलर गया, अब 300 रुपए का, 290 रुपए का वापस हो गया और ओपन मार्केट में 300 रुपए हो गया। कल स्टेट बैंक शरह सूद मार्केट के लिए के 1% और बढ़ाने वाला है। कल ही पेट्रोल की कीमतों में मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि जाते हुए पेट्रोल भरा लीजिएगा। तो कल पेट्रोलियम की कीमतों में भी ठीक ठाक किस्म का इजाफे की बातें आ रही हैं। बिजली की कीमतें जो अभी पिछले हफ्ते बढ़ी हैं, जब ये अभी इस जो पुराने बिजली के बिल जो है ना हजम नहीं हो रहे, लोग चीखे मार रहे हैं। आप यकीन जाने जो अगले महीने बिजली के बिल हाथ में आएंगे ना, तो आप ये कहेंगे या बिजली कटवा दें या खाना पीना छोड़ दें, ठीक है ना। तो अगर वो ये मुज़म्मिल साहब ये जरा इस पे भी रोशनी डालिएगा कि ये जो मुआशी सूरत हाल इस वक्त है और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को IMF का ये प्रोग्राम भी नहीं है, ये तो उन्होंने एक इमदाद दी है, एक्सटेंडेड प्रोग्राम दिया है। अभी असल प्रोग्राम तो 9 महीने के बाद बैठ के नेगोशिएट करना है।
तो क्या आने वाली जो भी हुकूमत होगी उसको ये मैशत के जो चैलेंजेस हैं इसके निपटने के लिए क्या वो इक़दाम करने पड़ेंगे? अवाम दोस्त तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो फिर कैसे सर्वाइवल होगा? या ये हुकूमत जो है जिस तरह के खड्डे खोद के जा रही है, तो इससे क्या नताइज बरामद होंगे? देखें, अच्छा डॉक्टर वो होता है जो आपको इलाज के साथ आपको पेन किलर भी दे, यानी आपको चीरा भी लगाए, आपको ऑपरेट भी कर दे और आपको पेन किलर भी दे, ठीक है ना। आने वाले दिनों में भी आपको जो है ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन अगर आपने सिर्फ ऑपरेशन करके टाँके लगा के ऐसे भेज दिया उसको, तो वो मरीज जो है ना वो कहेगा कि यार मैंने इलाज क्यों कराया, मैं ज्यादा तकलीफ में अब आ गया इस इलाज के बाद, ठीक है ना। इस हुकूमत की जो है ना सबसे बड़ी खामी ये है, ये जो है अपनी तरफ से समझ लें कि जी हमने ऑपरेशन कर दिए, टाँके लगा दिए, लेकिन जो है ना पेन किलर नहीं दे रहे, पेन रिलीफ नहीं दे रहे। तो आने वाली हुकूमत अगर ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलाएगी तो बात नहीं बनेगी और मुल्क में बेचैनी बढ़ जाएगी। मुजम्मिल साहब, एक मिनट जी एक बात कर लूं। खान साहब क्या करते थे, खान साहब भी अपने दौर में पेट्रोल की कीमत बढ़ाते थे, बिजली की कीमत बढ़ाते थे, रुपए की कदर गिरती थी, लेकिन वो पेन किलर साथ देते थे, रिलीफ साथ देते थे, वो जो है एहसास प्रोग्राम चलाते थे, वो कर्ज देते थे और चीजें करते थे। इन्होंने वन वे ट्रैफिक चला दी और इनको समझ ही नहीं आ रही करना क्या, तो ये प्रॉब्लम है। फिर मुजम्मिल साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि अभी मज़ीद हालात ख़राब हो गए, तो IMF जो है हुकूमत भी जो ये कीमतें बढ़ा रही है बिजली की, गैस की या पेट्रोल की, वो तो IMF के मुतालबे है। तो अगर IMF के पास हमने फिर जाना है और जो भी हुकूमत हो उसने मुतालबात तो मानने हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं कि किस तरह से गरीब आदमी तो मर जाएगा बेचारा? देखिए, IMF ये नहीं कहता बिजली की कीमत बढ़ाएं, IMF कहता खसारा कम करें। अब खसारा कम करने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप पानी के ड्रम में, मिसाल देता हूँ आपको, कि आप जो है नीचे सुराख कर दें और ऊपर से पानी डालते रहें, तो वो जो है ना आपकी पानी की मोटर चलती रहेगी, कभी बंद ही नहीं होगी ना, क्योंकि नीचे से पानी रस रहा है। तो उसमें IMF कहता है कि जी अगर आपने नीचे ड्रम का सुराख नहीं बंद करना तो ऊपर से आप पानी डाले जाओ, यानी कि बिजली की कीमत बढ़ाते रहो। एक तरीका यह है कि आप जो है उस सुराख को बंद करें, आप जो है, और ताकि जो है पानी आप ड्रम भर के आपकी मोटर बंद हो जाए। वो ये हुकूमत कर नहीं पा रही। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब ये हुकूमत में आए थे तो 93% बिलों की रिकवरी होती थी, अब वो कम होके सैलाब के दिनों में 81-82% हो गई है, यानी कि जो जितनी बिजली चोरी हो रही है वो मेरे और आपके बिलों में डल रही है। फिर उसके बाद जिस बेदर्दी से रुपए की कदर गिरी है, उसकी वजह से जो बिजली घर है उनकी जो कीमतें जो है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनका मुनाफा बढ़ गया। अब आप सोचें कि 50 रुपए जो अब बिजली का रेट हो गया है, उसमें ईंधन की कीमत सिर्फ 7 रुपए है, तकरीबन 17 रुपए बिजली घरों को कराया जाएगा, बाकी 28 रुपए टैक्स और चोरी है। तो आप सोचें कि आप इसको कम कर सकते हैं, चोरी को कम कर सकते हैं, रुपए की कदर को सही कर सकते हैं, बिजली घरों के साथ मुआहदे को वापस रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन वो ये हुकूमत ये कर ही नहीं रही। ये सीधा सीधा बस जो है वो पास ऑन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मुज़म्मिल इस्लाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया आज प्रोग्राम में। और नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी मुज़म्मिल साहब की, बिल्कुल थोड़ा सा वक्त रह गया, मैं एक कमेंट ज़रूर लूँगी चौधरी साहब से भी, इमरान साहब से। चौधरी साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है? सर जी, शब्बर ज़ैदी साहब ने तो जो भी इल्ज़ाम लगाए उससे PTI को नुकसान हुआ या बस अपना ही नुकसान किया उन्होंने? मेरे ख्याल में जो शब्बर साहब का इंटरव्यू था, बहुत सारी ऐसी जगहें थी जिसके ऊपर वो अच्छा इंटरव्यू था। बहुत सारे मामला के ऊपर उनकी राय जो है वो हो सकती है, वो लाजमी नहीं कि हक़ाइक़ के मुताबिक हो, क्योंकि असद उमर साहब ने भी फिर ये दिया और उस पर काफी सारी चीजें उन्होंने की हैं। ये बात तो देखिए, एक बात तो अभी भी रियलाइज करते हैं, और अक्रॉस द बोर्ड जिस तरह से इस हुकूमत ने IMF के प्रोग्राम में जाने में लेट की, सरदार साहब ने, उस वक्त की हुकूमत को भी रियलाइज नहीं हुआ और उसका काफी नुकसान हुआ था। लेकिन ये जरूर था कि उस वक्त जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक थे उन्होंने आके फौरन जो है और ये वो सारे मामला के ऊपर इतनी ज्यादा मुश्किलें नहीं देखनी पड़ी कि इस हुकूमत को देखनी पड़ी। लेकिन IMF के अलावा हमारे पास कोई परसेंट के ऊपर पहले उस वक्त भी ऑप्शन नहीं था और इस वक्त भी नहीं था, लेकिन हमने दोनों आइंदा भी नहीं होगा, आइंदा भी फिलहाल नहीं है। लेकिन इमरान साहब, ओवरऑल जो आपको लग रहा है कि जैसे ये हुकूमत अब एक कंफर्टेबल सिचुएशन में खुद कुछ हो गए, बहुत कंफर्टेबल तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो कह रहे हैं जी हमारी भी ये सक्सेस स्टोरी है, हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, तो ये नैरेटिव इनका ठीक है, बिक जाएगा? देखें, डिफ़ॉल्ट से तो बचा ली है, लेकिन किन शराइत पे बचाया है? हुकूमत
को ये अंदाज़ा नहीं है अभी तक कि अवाम उन शराइत से किस नुकसान में चले गए हैं, अवाम किस तकलीफ में चले गए हैं। देखिए शब्बर ज़ैदी साहब ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात हैं, वो एक बहुत अहम ओहदे पे रहे हैं, और फिर उनका माजी अगर आप देखिए तो वो उनका माजी और उनका पूरा जो एक प्रोफेशनल कैरियर है, उनके इल्ज़ामात को बिल्कुल ये कह के आप नहीं वो उसको नज़र हटा सकते या ज़ाया कर सकते कि वो उन्होंने बिल्कुल ही ऐसे कैजुअली बातें कर दी हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों की ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए और सामने आना चाहिए कि सच क्या है और कितना सच है। ठीक है, जैसे पहले बहुत सारी चीज़ों की तहकीकात हो रही है हमारे मुल्क में। प्रोग्राम को यही समेटते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।